बल का मतलब ताकत और उच्च का मतलब बुलंदी। ताकत और बुलंदी पे मुश्तमिल ये कौम बलोच कहलाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना होस्ट कुमैल शाह और नॉलेज रूल्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, इस दुनिया की वसतों में कई कबाइल और कौमें आबाद हैं। इस चैनल के जरिए हमारी कोशिश होती है कि दुनिया की मुश्किल तरीन तारीख ठोस रेफरेंसेस के साथ और आसान अल्फाज में आपके सामने पेश कर सकें। इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज करें, मैं आप सबका इंतहाई मशकूर हूं कि आप सबने मेरी सिंध पे बनाई गई वीडियो को बेहद सराहा और दुनिया के कोने कोने तक शेयर किया। अगर ये वीडियो भी आपको पसंद आए तो शेयर करना मत भूलना और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, बलोच कौम की तारीख शुरुआत से ही तजादात का शिकार रही और अब इसमें मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। कई लोगों का यह मानना है कि बलोचों का ताल्लुक वादी सिंध यानी इंडस वाली सिविलाइजेशन से था। बाज लोग इन्हें ईरानी मानते हैं, कुछ लोग इन्हें शामी और कुर्दिश और कई तारीखदान इन्हें अरब मानते हैं। ये बलोच वादी सिंध के कदीमी बाशिंदे थे, ईरानी, अरबी या फिर शामी। बलोच नाम कैसे पड़ा, कब पड़ा और किसने रखा? बलोचों में और कितने कबाइल आबाद हैं? बलोचिस्तान कब मर्ज़ वजूद में आया और बलोचिस्तान का इलाक़ा पाकिस्तान में कैसे हुआ? ये सब जानने के लिए वीडियो आपको एंड तक देखनी होगी। नीचे टाइमलाइन का इस्तेमाल किया गया है ताकि वीडियो आपको तरतीब से समझ में आ सके। दोस्तों, बलोचिस्तान की तारीख 8000 साल कबल मसीह मेहरगढ़ से शुरू होती है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा रही। मेहरगढ़ के आसार आज भी बलोचिस्तान में पाए जाते हैं। इस खित्ते में खुश्क साली और दुश्वार पहाड़ी सिलसिलों की वजह से सिर्फ सख्त जान लोग ही जिंदगी बसर कर पाते थे, इसलिए यहाँ रहने वालों के लिए बल नाम का इस्तेमाल किया गया। बल कौम यानी ताकतवर कौम, ये यहाँ रहने वालों को दिया जाने वाला पहला नाम था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में रखा गया। दरावड़ इस खित्ते में सबसे कदीमी कबाइल हैं जो शुमाली बलूचिस्तान में आबाद थे। तकरीबन 1200 साल कबल मसीह कैस्पियन सी के पास बालाशखान से बालाशिक कबाइल की यहाँ आमद हुई। ब्रोही कौम इन्हीं बालाशिक कबाइल से चलने वाला एक सिलसिला है। बलोची तारीख में बालाशिक दूसरा नाम था जो आर्यंस के दौर में रखा गया। 1000 साल कबल मसीह बलूचिस्तान की तारीख हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से मिलती है, जहां लोगों ने कहत से बचने के लिए खुद को दफन कर लिया था। तकरीबन 300 साल कबल मसीह यहाँ यूनानियों की हुकूमत कायम हुई और उन्होंने यहाँ रहने वालों को बेलूस का नाम दिया, जो बाबुल के बादशाह बेलूस से मंसूब है। बेलूस तारीख में बलोचों को दिया जाने वाला तीसरा नाम था जो यूनानियों ने पुकारा। ये खित्ता जब ईरानियों के ज़ेरे असर आया तो ईरानियों ने अपनी जबान में यहाँ रहने वालों को बेलूची का नाम दिया। ये चौथा नाम था जो ईरानी तहजीब से बलोची तारीख के हिस्से में आया। बेलूची बहादुर होने की वजह से ईरानी फौज में अहम ओहदों पर फाइज भी हुए। 7वीं सदी में इस्लाम आने के बाद अरब से एक कबीला इस खित्ते में दाखिल हुआ और कहा जाता है कि मौजूदा नाम बलोच इसी अरब कबीले ने मुतारिफ करवाया। बलोची तारीख और रिवायात के मुताबिक ये लोग जनाबे हमजा की औलाद में से थे, जो इस्लाम आने के बाद शाम के शहर अलेप्पो यानी हलब में आबाद थे। एक बलोची नज़म के मुताबिक मार्का करबला में ये लोग इमाम हुसैन के हामी और यजीद के सख्त तरीन मुखालिफ रहे। बस यही वजह है कि बनु उमैया ने इन पर जिंदगी सख्त कर दी और इस कबीले ने शाम से हिजरत का एक तवील सफर शुरू किया। इस कबीले ने कई साल खाना बदोशों की जिंदगी भी बसर की और 8वीं सदी में बजरिए कैस्पियन सी बंबोल के साहिल पहुंचे और वहां से जमीनी रास्ते से ईरान के शहर सीस्तान में आबाद हुए। इस तरह ये कौम अरब से शाम और शाम से ईरान में जा बसी। काफी अरसा सीस्तान में रहने के बाद 12वीं सदी में ये कबीला यहाँ के अमीर बदरुद्दीन से उलझ पड़ा और जब बदरुद्दीन ने बलोच कौम की नस्ल कुशी के अहकाम जारी किए तो इस कबीले ने मीर जलाल खान की सरबराही में मकरान की जानिब रुख किया। दोस्तों, मकरान का शुमार बलोचिस्तान के कदीमी इलाकों में होता है। बलोचिस्तान की साहिली पट्टी और वसी समुंदर मकरान में शामिल है। मकरान को असल में मकुरान कहते हैं, जो कदीमी फारसी लफ्ज माही खुरान से निकला है, जिसके मायने हैं मछली खाने वाले लोग। 13वीं सदी में मीर जलाल खान ने 40 कबाइल को मिलाकर मकरान में बलोच कौम की एक मजबूत बुनियाद रखी जो आज तक कायम है और यही वजह है कि बलोची तारीख मीर जलाल खान को एक कौमी हीरो के रूप में याद रखती है। मीर जलाल खान का मकरान की जानिब जाने का फैसला आगे जाके बलोचों की इस खित्ते में तादादी अक्सरियत की बुनियाद बना। नाज़रीन, मीर जलाल खान की वफात के बाद शुरू होता है बलोच कौम का मजीद कबाइल में तकसीम होने का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला। द बलोचिस्तान कंडेंडर में तिलक दवेशर के मुताबिक जलाल खान के 4 बेटे थे। रिंद खान, जिससे रिंद कबीला आगे बढ़ा, होत खान, जिससे होती कबीला आगे बढ़ा, लाशार से लाशारी और कोरा खान से कोराई। मीर जलाल खान की एक बेटी भी थी, बीबी जतो, जिससे जतोई सिलसिला आगे बढ़ा। दोस्तों, मीर जलाल खान के 2 भाई भी थे।
میر علی اور میر بلو. میر علی سے خزانی اور عمرانی سلسلہ آگے بڑھا اور میر بلو سے بلیدی سلسلہ. دوستو ان کے علاوہ مزید قبائل ہیں جن کا ذکر آگے جا کے ہم کریں گے، اس لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا. میر جلال خان کے بعد ان کا بڑا بیٹا رند خان قبیلے کا لیڈر بنا اور پھر مکران یعنی جنوبی بلوچستان میں رند سرداروں نے ہی تمام قبائل کی سربراہی سنبھالی. مکران میں بلوچوں کی بڑھتی آبادی اور قوت اگر کسی غیر قوم کو کھٹکتی تو کوئی اور بات تھی، مگر یہاں تو رندوں کی بڑھتی طاقت کو پہلی ضرب اپنوں نے ہی لگائی، اور یہ کوئی بیرونی قوم نہ تھی بلکہ اپنے ہی ہم قوم لاشاری تھے. بلوچ قوم میں رند کے بعد جو بڑی طاقت تھی وہ لاشاری تھے. لاشاری بہادری اور جرت میں کسی حساب سے رندوں سے کم نہ تھے. اس وقت لاشاریوں کی سرداری میر نوز بندک کے سپرد تھی اور رندوں کے سربراہ میر شیخ تھے. ان کے دور میں مکران میں بلوچ قوم کے ریوڑ چڑھتے پھرتے. اس خوشحالی کو نظر تب لگی جب میر نوز بندک کے بیٹے میر گورام خان لاشاری نے رند سرداروں کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا. یہ دونوں قبیلے سرداری کو لے کے آنے بہانے آپس میں الجھتے پھرتے. بلوچی تاریخ میں رند اور لاشاریوں کے درمیان نہ ختم ہونے والی خونی جنگوں نے بلوچ قوم کو کمزور کر دیا تھا. اسی دور میں شمالی بلوچستان میں دراوڑ اور بروہی قبیلے آباد تھے جو اس خطے میں قدیمی باشندے بھی تھے. رند اور لاشاریوں کی طرح بروہی اور دراوڑ بھی کلات پہ حکمرانی کے لیے آپس میں دست و گریباں تھے. کلات میں ہندو سیوا سے ہلاک شدہ دراوڑوں کی حکومت قائم تھی جنہیں بروہی ہٹانا چاہتے تھے. ہندوستان میں جب منگولوں نے تباہی مچائی تو کلات بھی ان کے قہر سے نہ بچ سکا. منگول جیسے کہ ان کا دستور تھا دراوڑوں کے بوڑھے بچے اور عورتوں کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا اور نوجوانوں کو چن چن کے مارا. میر کمبر خان میروانی بروہی قوم کا سردار تھا جس نے موقع دیکھ کر منگولوں کا ساتھ دیا اور دراوڑوں کو کلات سے مار بھگایا. ادھر شمالی بلوچستان میں میر نوز بندک کی وفات کے بعد لاشاری میر گورام خان کی سربراہی میں رندوں کے خلاف متحرک ہو گئے. ادھر میر کمبر خان کلات پہ قبضے کے بعد رند اور لاشار کو فتح کر کے تمام بلوچ قبائل کا سردار بننا چاہتا تھا. میر شیخ نے کافی چاہا کہ رند اور لاشاری مل کر بروہیوں کا مقابلہ کریں، لیکن میر شیخ رند اور لاشاریوں کے مابین جنگی جنون کا مقابلہ نہ کر پایا. حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میر شیخ نے اپنا سامان لپیٹا اور مکران سے مشرق آوران کی جانب نقل مکانی کرنے لگا. ناظرین، آوران کوہ مکران میں ایک مقام ہے جہاں ہوا بہت تیز سے چلتی ہے. یہاں گرمیوں میں موسم گرم اور سردیوں میں سرد رہتا ہے اور تمام سال مٹی کے طوفان چلتے رہتے ہیں. جب رندوں میں مشکل وقت آیا تو اسی سرزمین نے انہیں پناہ دی. اسی دور میں میر کمبر خان کی کلات میں وفات ہو گئی. منگول کا زور ٹوٹا اور ارغون کلات پر قابض ہو گیا. ارغون سے زنون خان کلات کا حاکم بنا اور بروہی قوم اپنے آبائی علاقے سہراب میں واپس چلی گئی. میر عمر جو میر کمبر خان کا بیٹا تھا بروہی قوم کا سردار بن گیا. یہ اپنے باپ کی طرح بہادر بلوچ تھا اور کلات سمیت تمام خطے کو فتح کرنے کا عزم رکھتا تھا. مغل دور میں ارغونوں کی طاقت کمزور ہو گئی. میر عمر اسی وقت کا تو انتظار کر رہا تھا. بس پھر کیا، بروہیوں نے کلات پر چڑھائی کر دی. زنون خان ارغون کی فوجیں چفاکش بہادر بلوچوں کے سامنے زیادہ دیر تک نہ ٹک سکیں. بلاخر میر عمر کو فتح نصیب ہوئی اور بروہیوں نے زیارت خزدار سمیت وسطی بلوچستان میں اپنے قدم مضبوط کر لیے. مکران کے حالات پر بروہیوں کی کئی سالوں سے نظر تھی. رند اور لاشاریوں کے درمیان پھوٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میر عمر نے مکران پر حملہ کر دیا. فاتح قبیلے نے رند اور لاشاریوں کے مال و متاع کو لوٹ لیا. لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے اور بروہیوں کے حملے کے بعد باقی بچے کچے قبائل نے اطاعت قبول کر لی. رندوں کے لیے وقت بے رحم ہو گیا تھا. بروہی فوجیں سارے مکران میں دندناتی پھر رہی تھیں. انہیں میر شیخ کی تلاش تھی. رند قوم اپنے بقا کی جنگ لڑ رہی تھی اور وہ 3 سال سے اشال آوران میں خود کو چھپائے رہے. ایک طرف کلاتی فوجیں تھیں، دوسری طرف آوران کی گرد آلود آندیاں، اور تیسرا انہیں شاید یہ خوف تھا کہ کہیں لاشاری بروہیوں سے مل نہ جائیں. دوستو، رند لاشار بروہی دراوڑ یا پھر بروہی اور رندوں کے درمیان لڑائیاں اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے نہ تھیں بلکہ بلوچ کو آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتا تھا. بلوچوں کی قسمت تب بدلی جب 15ویں صدی میں بلوچ قوم کے رند قبیلے میں میر چاکر خان کی پیدائش ہوئی. یہ میر شیخ کا بیٹا تھا. 5 قبیلوں میں اس کی ٹکر کا کوئی شمشیر زن نہ تھا. اس کی بہادری، شجاعت اور ذہانت کے سب قائل تھے. میر چاکر خان نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے بلوچی نظریے کو اجاگر کیا. بلوچی روایات، خودداری، بہادری، قومی تشخص، بزرگوں کی قربانیاں، اصولوں کی پاسداری، قومی یکجہتی، حتیٰ کہ میر چاکر خان کے لبوں سے نکلی ہر بات رند اور لاشاریوں کے دلوں میں تیر ہوتی گئی. رند اور لاشار میں 1000 اختلافات سہی
मगर वो किसी और कौम को खुद पर मुसलत होने नहीं दे सकते थे। बस इसी सोच का मीर चाकर खान ने प्रचार किया। नतीजतन मीर गौराम खान लाशारी कबीले का सरदार मीर चाकर खान के शाना बशाना आकर खड़ा हो गया और कल्लातियों के खिलाफ मकरान से एक मजबूत लश्कर तैयार हो गया। मीर चाकर खान ने न सिर्फ रिंद और लाशारी बल्कि होती जतोइयों समेत तमाम बलोच कबाइल को एक कर दिखाया और बलोची तारीख में चाकर आजम का लक़ब पाया। ब्रोहियों का मुकाबला अब एक मजबूत और मुनज़्ज़म रिंद लाशार कबाइल से था। ब्रोही लश्कर मीर उमर मीरवानी की सरबराही में रिंद और लाशार का मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ा था। मीर उमर इस जंग में मारा गया और उसका कबीला उसके बेटे मीर बज्जार को लेके मस्तूंग हिजरत कर गया। दोस्तों, तारीख दान बलोच कौम को बलोचिस्तान में 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक सुलेमानी बलोच जो शुमाली बलोचिस्तान में जहां दरावड़ आबाद हुए, एक जुनूबी बलोचिस्तान जहां रिंद और लाशार कबाइल आबाद हुए और एक वस्ती बलोचिस्तान जहां ब्रोही कौम आबाद हुई। रिंद और लाशारियों ने मीर उमर के खिलाफ जो इत्तेहाद बनाया था वो ब्रोहियों की शिकस्त के साथ टूटना शुरू हो गया और मीर चाकर खान ने लाशारियों के खिलाफ फैसला कुन जंग का ऐलान किया जिसमें रिंद कबीला फतेहयाब हुआ। इस फतह के बाद मीर चाकर खान ने पंजाब में ओकाड़ा की जानिब रुख किया जहां सदगढ़ में मुगलों से इलाक शुदा अपनी हुकूमत कायम की। मीर चाकर खान ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तानी बलोचिस्तान का सरदार बना। तैमूरी हुक्मरान हुमायूं और शेर शाह सूरी के दरमियान मार्के में मीर चाकर खान ने हुमायूं का साथ दिया। मीर चाकर खान बलोची तारीख में एक हीरो की मानंद है। मीर चाकर खान की खसूसियात में से एक खसूसियत यह भी थी कि वो अपनी दुश्मन की बहादुरी का भी एतराफ करता था। मीर चाकर खान कॉल ऑफ वेल का पक्का था और वो बलोची रिवायात में झूठ बोलने को गुनाह, कमजोरी और बुज़दिली की अलामत समझता था। दोस्तों, बलोचों के माबैन इन जंगों ने तकरीबन 2 नस्लें तबाह की। कुदरत के बेरहम थपेड़ों ने इनके गालों को सजा दिया था और उनकी जिंदगी में मौत की अब कोई वक़्त न रही। खौफ और खतर से नावाकिफ कबाइली असूलों की पासदारी इनका जुनून बन गया। मसलियत का लफ्ज इन्होंने अपनी लुगत से नोच फेंका और अब वो हर बात का फैसला तलवार से चाहते थे। जिसके दुश्मन हो जाते वो हर बार खार बनकर इनकी आंखों में खटकता और जिस पर मेहरबान हो जाते उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते। जो बात कहते साफ साफ कहते, जो कहते कर गुजरते। मेहमान नवाजी इनकी शनाख्त और खुददारी इनका मयारे जिंदगी बन गई। मकरान से खुजदार, खुजदार से कल्लात, कल्लात से सिब्बी, सिब्बी से दरे मौला, सिंध से पंजाब, मीर चाकर खान और रिंद कबीले के चर्चे थे। मीर चाकर खान की वफात के बाद मीर उमर का बेटा मीर बिजार कल्लात का हाकिम बना। मीर बिजार खान से खान ऑफ कल्लात का सिलसिला बाकायदा शुरू हुआ जिसे हम खानेट ऑफ कल्लात भी कहते हैं। दोस्तों, मीर चाकर खान के बाद बलोच कबाइल मजीद धड़ों में तकसीम हुए। रिंद कबीले को अक्सर बलोच कौम के सर चश्मे की सूरत में जाना जाता है और बहुत से बलोच कबाइल की शाखें रिंद कबीले से जा मिलती हैं। रिंद खान के पोते जमाल खान से जमाली बलोच का सिलसिला शुरू हुआ जो आगे जाके मजीद 4 शाखों में तकसीम होता है, मुरीदानी, जलबानी, बख्शानी और ससवानी। इसी तरह बुक्टी और मरी जो पहाड़ी बलोच हैं रिंद कबीले से निकले जो आपस में रिवायती हरीफ भी हैं। दोस्तों, बलोची में मरी के मायने जिद्दी के हैं और यह लफ्ज मीर चाकर खान ने उन बलोचों के लिए इस्तेमाल किया जिन्होंने उनके साथ सफर करने से इनकार करके बलोचिस्तान में ही जिंदगी गुजारना पसंद किया। लगारी कबीला भी रिंद से निकला। लगारी के मायने हैं आंखों से धूल साफ करने वाला। यह कबीला बलोचिस्तान में नसीराबाद समेत सिंध और पंजाब में भी आबाद है। इसके अलावा रिंद कबीले में बुज़दार, डोमकी, मेंगल, मीरानी, रईसानी, जाकरानी, लोंडशर और हिजबानी समेत 100 से ज्यादा कबीले आबाद हैं। लाशारी कबीले में मेन लाशारी कबीले के अलावा मक्सी, जलालानी, सुलेमानी समेत और भी कबाइल आबाद हैं। होद कबीले से होती, खोसा, चांडियो, गोपांग, बिजिंजो और दीगर बलोच कबाइल का सिलसिला मिलता है। इनके अलावा अरब से आए बलोच कबाइल में कुराई, जतोई, बुलेदी, बिजरानी और उमरानी शामिल हैं। जद बलोच जो ऊंट चराते और जिनकी जिम्मेदारी पानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना थी। इनके अलावा मकरानी बलोच भी थे जो कोहे मकरान में आबाद थे। मकरान से एक कोलाची कबीला सिंध में आया और माई कोलाची के नाम से एक बस्ती आबाद हुई। मछेरों का यह गांव पोर्ट ऑफ कोलाची बन गया। तिजारती सरगर्मियां तेज हो गईं और देखते ही देखते पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर वजूद में आया जो पहले कोलाची, फिर कलाची और अब कराची के नाम से मशहूर है। मीर चाकर खान के बेटे मीर इस्माइल खान से डेरा इस्माइल खान और मीर गाजी खान से डेरा गाजी खान आबाद हैं। 18वीं सदी में नूरी नसीर खान कल्लात का हाकिम बना और उसने तमाम बलोच कबाइल को दोबारा मुनज़्ज़म किया। ब्रिटिश दौर में बलोच कौम ने अंग्रेज फौज को आड़े हाथों लिया। बिलखसूस मरी कबीले की ब्रिटिश आर्मी से झड़प, कैद और कुर्बानियां इस खित्ते में जुर्रत और बहादुरी की एक नाकाबिले फरामोश दास्तान है। 1870 में
जब बरतानिया ने बलोचिस्तान पे हमला किया तो मीर काला खान मरी, जो कि एक सूफी बुजुर्ग थे, उन्होंने तस्बीह छोड़कर बंदूक पकड़ ली। अंग्रेज फौज 3 महीने तक जंग करने के बाद और अपने 100 से जायद फौजी मरवाने के बाद जब बलोच मोर्चों पर पहुंची तो सिर्फ 3 लोग उनके हाथ आए। मीर काला खान मरी, चलोम खान मरी और रहीम खान मरी। इन 3 मरी बलोचों पर 100 से ज्यादा फौजियों को मौत के घाट उतारने का इल्जाम लगाया गया और फिर सजाए मौत सुनाई गई। ये तस्वीर इनको सजाए मौत देने से चंद लम्हे पहले ली गई, जो कि ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी मौजूद है। नाजरीन, पाकिस्तान बनने से पहले बलूचिस्तान बतौर स्टेट वजूद नहीं रखता था। शुमाली बलूचिस्तान में चीफ कमिश्नर के जरिए डायरेक्टली बरतानिया कंट्रोल करती थी। इसके अलावा यहाँ कायम 4 रियासतें थीं: प्रिंसली स्टेट ऑफ कल्लात, प्रिंसली स्टेट ऑफ मकरान, प्रिंसली स्टेट ऑफ खारान और प्रिंसली स्टेट ऑफ लसवेला। यहाँ के नवाबों ने ब्रिटिश हुकूमत से इलाक शुदा अपनी रियासतें कायम की हुई थी। ब्रिटिश इन्हें बलूचिस्तान एजेंसी भी कहते थे। 5 अगस्त 1947 को सरदार अहमद यार खान, खान ऑफ कल्लात ने कल्लात को आजाद रियासत के तौर पर पेश किया और कुछ माह बाद ही 30 मार्च को खान ने अपना फैसला वापस लेते हुए पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया। दोस्तों, पार्टीशन के वक्त का एक दिलचस्प वाकया जो बलोची रिवायात को अया करता है। पार्टीशन के वक्त एक हिंदू खानदान बलोचिस्तान से अपना घर बार छोड़कर इंडिया मुंतकिल हुआ। उसका घर आज भी बलोचिस्तान में उसी हालत में मौजूद है। बलोचों का कहना है कि हिंदू खानदान का यह घर बलोच कौम के पास बतौर अमानत है और अमानत में खयानत बलोचों का शेवा नहीं। नाजरीन, तारीखदान बलोचिस्तान को 7 अदवार में तकसीम करते हैं। पहला, मेहरगढ़ की तहजीब का दौर जहां दरावड़ आबाद थे। दूसरा, बालाशिक कबाइल की यहां आमद से जो ब्रोही दौर शुरू हुआ। तीसरा, मीर जलाल खान का मकरान की जानिब पेशकदमी। चौथा, रिंद दौर जो मीर चाकर खान की वफात पर खत्म हुआ। 5वां, खान ऑफ कल्लात का दौर जो मीर बज्जार से शुरू हुआ। 6ठा, ब्रिटिश दौर और 7वां पाकिस्तान में शमूलियत के बाद आज तक कायम है। एक सर्वे के मुताबिक 70% बलोच पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पाकिस्तान के अलावा बलोच ईरान, अफगानिस्तान, ओमान, यूएई, इंडिया और तुर्कमानिस्तान में भी आबाद हैं। यहाँ के लोग सर ढांपने के लिए पगड़ी का इस्तेमाल करते हैं और सिंध धरती से मोहब्बत की वजह से सिंधी टोपी को भी अपनाया गया। यहाँ के वसाइल में ऑयल, गैस, सोना, कोयला, सल्फर, लाइमस्टोन, कीमती पत्थर और ड्राई फ्रूट समेत 1000 से ज्यादा कुदरती वसाइल हैं। बलूचिस्तान वसाइल के एतबार से पाकिस्तान की सबसे मालामाल सरजमीन है, मगर यहाँ के लोग वसाइल पर हक ना मिलने की वजह से मुफलिसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में गैस का सबसे बड़ा रिजर्वायर बलूचिस्तान के इलाके सुई में पाया जाता है, मगर यहाँ की खवातीन आज भी घर का चूल्हा लकड़ियों पर जलाने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में गोल्ड जैसे कुदरती वसाइल का वाहिद मरकज भी बलूचिस्तान में पाया जाता है। दुनिया की मईशियत का बेताज बादशाह चीन भी अपनी कामयाबी का रास्ता बलूचिस्तान को मानता है। वर्ल्ड्स डीपेस्ट पोर्ट ग्वादर भी बलूचिस्तान की साहिली पट्टी में आता है, जो सीपेक की वजह से आलमी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। बलूचिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे एशिया और मिडिल ईस्ट के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। बलूचिस्तान में खुशहाली, तरक्की और कुदरती वसाइल की खोज पाकिस्तान की बका की जमानत बन सकती है। बलूचिस्तान के कोस्टल बेल्ट पर मौजूद फिश रिसोर्स से भरपूर वसी समुंदर इस खित्ते में सी फूड के जरिए खुराक की कमी को हल कर सकता है। होना तो ये चाहिए था कि बलूचिस्तान के लोग भूख और अफलास से अनजान होते, यहाँ के बच्चे सोने की ईंटों से खेलते, अरब, चाइनीज, यूरोपियंस के लिए बलूचिस्तान तिजारत का मरकज होता, पाकिस्तान आर्मी के तमाम बड़े ओहदों पर बलोच फायज होते, यहाँ का बलोच उतना ही खुशहाल होता कि जितना कोई और। मगर अफसोस, बलूचिस्तान में 70 साल से गैर यकीनी हालात बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट बन गए। मेरे हिसाब से बलूचिस्तान के सबसे बड़े मसाइल में से एक यहाँ किए जाने वाले फौजी ऑपरेशंस हैं, दूसरा यहाँ का सरदारी निजाम, तीसरा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और चौथा बलोचों के वसाइल पर उनकी हक तलफी है। बलूचिस्तान के मसाइल का पहला हल फौजी ऑपरेशंस के बजाय पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए अपने नाराज लोगों को कौमी धारे में शामिल करना है। सरदारी निजाम के बजाय आम बलोचों को अपनी तकदीर के फैसले करने का हक देना है। इस सब के लिए बलूचिस्तान में जमहूरी रिवायात और असूलों का निफाज है और सही मायनों में जमहूरियत की बुनियाद एक मजबूत तालीमी निजाम है। अल्लाह हम सबको बुलंद हौसले और ऊंची परवाज रखने वाली कौम बनाए। ये थी बलोचों की अजीम तारीख। और आप किस ट्राइब से ताल्लुक रखते हैं कमेंट्स में जरूर मेंशन करें, ताकि मैं आपकी ट्राइब पर एक मुकम्मल वीडियो बना सकूं। अपने होस्ट कुमैल शाह को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।